चलिए चाय पर चर्चा की शुरुआत करते हैं उत्सव की उमंग के साथ। कल लोहड़ी है, लेकिन रंग अभी से जमना शुरू हो गया है। वैसे शुरुआत में रंग हमने अपने स्टूडियो में भी जमा दिया था। तो पंजाब समेत पूरे उत्तर भारत में लोहड़ी पूरे जोश के साथ मनाने की तैयारी हो रही है। लोहड़ी पर गिद्दा भंगड़ा का रंग जमने वाला है और पतंगबाजी भी होती है। और लोहड़ी भले ही कल हो, लेकिन जश्न शुरू हो चुका है। इस जश्न की एक झलक अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं। लेकर चलते हैं आपको अमृतसर, जहां लोहड़ी को सेलिब्रेट करने के लिए ढोल की थाप पर झूमकर लोगों ने खुशी का इजहार किया। वहीं पतंगबाजी के लिए भी तैयारी भरपूर है। ये तस्वीरें उत्साह की हैं। ये तस्वीरें उमंग की हैं। वैसे तो लोहड़ी का त्योहार पूरे देश में मनाया जाता है, लेकिन पंजाब में इसको लेकर कुछ अलग ही क्रेज नजर आता है। तभी तो अमृतसर में लोहड़ी से पहले ही जश्न जैसा माहौल बन गया है। अभी से लोग ढोल नगाड़ों की थाप पर जमकर थिरकते नजर आ रहे हैं। भांगड़ा और गिद्दे का रंग जमने लगा है। फसलों से जुड़ा यह उत्सव पंजाब में बेहद उत्साह और जोश के साथ मनाया जाता है। कड़ाके की ठंड में इस बार भी जश्न की पक्की तैयारी है। मेरे लिए तो बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है, क्योंकि काफी बारी मैं ਧੀਆਂ ਦੀ ਲੋਹੜੀ मनाई है ना। हर बारी ਧੀਆਂ ਦੀ ਲੋਹੜੀ मनानी आ। ते पिछले साल मतलब कि मेरा बेटा खुद होया है, सो ओदी भी पहली लोहड़ी आ। सो मतलब ओदे करके फिर जिहड़ी खुशी है वो दुगनी आ, क्योंकि हर बारी असीं इसे तरह ही सारे जने जिहड़े इकट्ठे हुन्ने आ और खुशी जिहड़ी मनाउने आ। लोहड़ी के जश्न से ही जुड़ी इस तस्वीर पर गौर कीजिए। अमृतसर के बाजार रंग बिरंगी पतंगों से गुलजार हैं। तरह तरह के डिजाइन की पतंगें लोगों को खूब भा रही हैं। पंजाब में 13 जनवरी को लोहड़ी के पर्व पर खूब पतंगबाजी की जाती है और पतंग प्रेमी जो तरह तरह की डिजाइन की पतंगें उड़ाकर अपना मनोरंजन करते हैं। और जैसे ही लोहड़ी का त्योहार नजदीक आ जा रहा, कुछ हवाएं भी साथ दे रही हैं। पीछे मौसम खराब था, मगर तो अब मौसम बिल्कुल ठीक चल रहा, हवा भी चल रही है। जो पतंग प्रेमी पतंगों का पूरा नजारा रहे हैं और आनंद मना रहे हैं पतंगें उड़ाकर। अमृतसर का आसमान रंग बिरंगी पतंगों से पटा नजर आ रहा है। पतंगबाज अपने हुनर का जौहर दिखाने को बेताब हैं। आप पतंग उड़ा रहे हैं, कितना इंतजार रहता है आपको लोहड़ी के त्योहार का? जब सर नया साल आता है उसके बाद ये लोहड़ी का ही त्योहार होता है कि जो पहला हम सेलिब्रेट करते हैं। और लोहड़ी का त्योहार होता है। पतंगबाजी यहाँ बहुत मशहूर है यहाँ की। ज्यादातर लोगों को इसीलिए इसका इंतजार रहता है कि इस दिन पेच लड़ाए जाते हैं रंग बिरंगी पतंगों के साथ। देखिए, पेच का ये होता है कि मतलब एक टेक्निक ही है, सो जो उड़ाता है वो समय के साथ इसको सीखता है। और बहुत चीज़ें उस पर निर्भर करती हैं, किस तरह की पतंग आप उड़ा रहे हो, किस तरह की डोर आप इस्तेमाल कर रहे हो, तो उसी हिसाब से ये लगाया जाता है। लोहड़ी के त्योहार पर अग्नि और सूर्य की पूजा की जाती है। मान्यता है कि इस दिन से रात छोटी और दिन बड़े होने लगते हैं। उधर अयोध्या में भी बाजार पतंगों से सजे नजर आ रहे हैं और लोगों को पीएम मोदी और यूपी के सीएम आदित्यनाथ की तस्वीर वाली पतंगें खूब पसंद आ रही हैं। मार्केट में इनकी तो बहुत डिमांड होती है, योगी की भी होती है, दोनों जन की होती है। अच्छा। और बहुत अच्छा इसका रिस्पांस होता है। बच्चे बहुत पसंद करते हैं इनको। मोदी 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 ये करके लेते हैं। हाँ, और योगी जी की भी इसी तरह लेते हैं कि मतलब योगी जी। तो मोदी का मतलब ज्यादा स्कोप है। जाहिर है लोहड़ी से पहले उत्सव और उमंग की तस्वीरें बेहद खास हैं। उम्मीद भी यही है कि लोहड़ी का त्योहार हम सबके जीवन में खुशियों की सौगात लेकर आए। अमृतसर से अमित शर्मा और अयोध्या से बनबीर सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब बात मकर संक्रांति की, जिसकी तैयारियां अब देश के अलग अलग हिस्सों में नजर आने लगी है। झारखंड के देवघर में बाबा बैद्यनाथ के धाम में श्रद्धालुओं की रौनक अभी से दिखने लगी है। यहां मकर संक्रांति पर बाबा बैद्यनाथ को तिल का भोग लगाया जाता है। 1 महीने तक खिचड़ी चढ़ाने की भी यहां पर परंपरा है। जी हाँ, और केवल बैद्यनाथ ही नहीं, देश के बाकी हिस्सों में भी मकर संक्रांति की उमंग नजर आ रही है। आपको लखनऊ भी लेकर चलेंगे, जहां मकर संक्रांति पर मिठास घोलने की तैयारी हो चुकी है। बाजार में तिल के लड्डू और मिठाइयों की डिमांड काफी बढ़ गई है। कहते हैं मकर संक्रांति वो अवसर होता है जब सूर्य देवता अपने पुत्र शनि के घर जाते हैं और शास्त्रों में शनि देव को मकर राशि का स्वामी माना गया है। इसलिए ये पर्व मकर संक्रांति कहलाता है।
झारखंड का देवघर मकर संक्रांति के अवसर पर आस्था का सबसे बड़ा तीर्थ बन जाता है। इस बार भी बाबा बैद्यनाथ के दर्शन के लिए भक्तों का रेला यहां पहुंच रहा है। मैनेजर है, हम 120 लोग आए हैं। हम गंगा सागर के ट्रिप में आया, इधर झारखंड में बाबा का दर्शन करके यहाँ से गंगा सागर जाके वहाँ पे भी गंगा सागर करके पूरे लोगों को दर्शन करके फिर रिटर्न में हैदराबाद जाना है। मंदिर में उमड़ी श्रद्धालुओं की ये भीड़ बाबा बैद्यनाथ धाम में पूजा अर्चना करने पहुंची है। इसके बाद कई श्रद्धालु मकर संक्रांति पर पश्चिम बंगाल में गंगा सागर में स्नान करेंगे। इसका हिंदू धर्म में खासा महत्व बताया गया है। यहाँ से ये लोग दर्शन पूजा करेंगे, फिर गंगा सागर में जाके संक्रांति के दिन स्नान वगैरह पूजा दर्शन करेंगे। सब तीर्थ बारंबार, गंगा सागर एक नंबर। अभी मकर संक्रांति के पावन पर्व से पहले एक सैलाब लखनऊ के बाजारों में भी उमड़ा हुआ है। यहाँ त्योहार की तैयारियां चल रही हैं। मंदिर से लेकर मार्केट तक हर जगह अपने अपने तरीके से इंतजाम किए गए हैं। लखनऊ की दुकानों में गजक और रेवड़ी खरीदने वाले पहुंच रहे हैं, लिहाजा इन चीजों की वैरायटी भी यहाँ खूब देखने को मिल रही है। मकर संक्रांति पर सबसे ज्यादा मुंह मीठा कराने के लिए जिस चीज की जरूरत होती है, जो चीज लोग सबसे ज्यादा पसंद करते हैं, वो है तिल की और गुड़ की चीजें। रेवड़ी है या चिक्की है या गजक है अगर हम कहें तो। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मार्केट में ये पूरी तरह से सज गई हैं। अलग अलग तरह की, अलग अलग फ्लेवर की भी हैं, क्योंकि यहाँ पर दिखाई पड़ रही हैं हमको कि किस तरह से सजा करके रखा गया। वहीं लोग भी बड़ी संख्या में दुकानों और मॉल का रुख कर रहे हैं, ताकि मकर संक्रांति पर तिल की चीजें घर में लाकर पूजा में इस्तेमाल की जा सकें, फिर इन्हें प्रसाद के तौर पर ग्रहण भी करें। मैं तिल का और मूंगफली का ये दोनों खरीदती हूँ, बच्चों को बहुत पसंद है और हम एक दूसरे को पर्व पे देते भी हैं उपहार में। और इसका बहुत अच्छे से सब लोग सेवन करते हैं। ठंडियों में खाना चाहिए, सेहत के लिए बहुत अच्छा भी होता है। हिंदू मान्यताओं में मकर संक्रांति को बेहद शुभ माना जाता है, लिहाजा इस पर्व को धूमधाम से मनाया जाता है। इस दौरान लोग भगवान शिव की आराधना करते हैं। पवित्र नदी में डुबकी लगाने की होड़ रहती है। दान पुण्य को भी इस त्योहार में शुभ माना गया है। मकर संक्रांति पर आसमान पतंगों से सज जाते हैं। तिल गुड़ से बनी मिठाइयों से मकर संक्रांति के पर्व की मिठास और ज्यादा बढ़ जाती है। लखनऊ से शिल्पी सेन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए अब आपको सीधे गोरखपुर लिए चलते हैं। उल्लास के रंग यहाँ बिखरे हुए हैं, क्योंकि गोरखपुर महोत्सव का आगाज हो चुका है। ये महोत्सव 3 दिन तक चलेगा और महोत्सव की पहली शाम गायक कैलाश खेर और अमन त्रिखा के नाम रही। और दोनों गायकों ने अपने सुरों से ऐसा समा बांधा कि लोग झूमने लगे। इस महोत्सव में स्थानीय कलाकार भी अपना हुनर दिखाएंगे। गीत संगीत के अलावा कला और संस्कृति के रंग भी यहाँ देखने को मिलेंगे। सर्द रात में भीड़ जमा हुई है अपने चहेते गायकों को सुनने और उनकी एक झलक पाने के लिए। असल में संगीत की महफिल सजी है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में। मौका है गोरखपुर महोत्सव का। बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं, बहुत मजा आ रहा है। अमन त्रिखा को सुना, अभी तो कैलाश जी को सुन रहे हैं। कितना मजा आया? बहुत मजा आया, बहुत एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ कैलाश खेर और गायक अमन त्रिखा समेत कई कलाकारों ने परफॉर्म किया। हमारा अहोभाग्य है कि मेरे बाबा गोरक्षनाथ की तपोस्थली गोरखपुर की प्रांगण में कैलासा लाइव इन कॉन्सर्ट के लिए हम आए हैं, जिसका नाम है गोरखपुर महोत्सव। 3 दिनों तक चलने वाले गोरखपुर महोत्सव के लिए शहर को रंगीन रोशनी से सजाया गया है। सड़कों के दोनों तरफ रंग बिरंगी लाइटें लगाई गई हैं। मंच पर एक शानदार रंगोली भी बनकर तैयार है, जो लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच रही है। इतना ही नहीं, यहाँ खाने के शौकीनों के लिए भी भरपूर इंतजाम है। साथ ही खरीदारी के लिए बाजार भी लगा हुआ है। बहुत एंजॉय कर रहे हैं, बहुत ज्यादा। अभी हमने अमन त्रिखा को सुना, अब कैलाश खेर को सुन रहे हैं। और ये सब दिन हमारी योगी आदित्यनाथ महाराज की है, तो उनके लिए जय लेकिन बुलडोजर बाबा की। तो योगी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। गीत संगीत और लोक कला के रंगों से सजा गोरखपुर महोत्सव कल यानी शुक्रवार तक चलेगा, जिसमें कवि सम्मेलन, नाटक और बॉलीवुड नाइट का तड़का भी होगा। गजेंद्र त्रिपाठी, गोरखपुर, गुड न्यूज टुडे। और अब रुक करते हैं मणिपुर की राजधानी इम्फाल का, जहां लाई डे उत्सव की रौनक छाई है। आदिवासी संस्कृति के रंग से यहां की फिजा सराबोर है और लाई गांव के लोग इस उत्सव में झूमकर नाच रहे हैं, गा रहे हैं।
आपको बता दें, इस सालाना उत्सव में भी बड़ी तादाद में सैलानी शरीक होते हैं, मणिपुर की संस्कृति और परंपरा का हिस्सा बनते हैं और उल्लास और उमंग की इस रंगीनियत में वो खो जाते हैं। ये रंग, ये तरंग, ये उमंग मणिपुर की लोक संस्कृति का वैभव दर्शाती है। नजारा है लाई डे फेस्टिवल का और इम्फाल के सेनापति का लाई गांव उत्सव में डूबा है। आलम यह है कि खुद मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह भी इस सालाना जलसे का हिस्सा हैं। इस खूबसूरत राज्य में करीब 29 अलग अलग जनजातियां निवास करती हैं। सबकी अलग अलग मान्यता और खूबियां हैं। इस जलसे में यहाँ की आदिवासी संस्कृति परंपरा का वैभव देखते ही बनता है। जाहिर है, ये सिर्फ उत्सव नहीं है, मणिपुर के प्राकृतिक सौंदर्य और सांस्कृतिक विविधता का संगम है, जिसमें यहाँ के गीत, संगीत, नृत्य, खान-पान और रहन-सहन की अतरंगी झलक दिखती है। खास बात यह है कि बड़ी तादाद में सैलानी भी इस उत्सव का हिस्सा बनते हैं और मणिपुर के प्राकृतिक और सांस्कृतिक उल्लास का लुत्फ उठाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। ये चलते हैं आपको प्रयागराज, जहां माघ मेला चल रहा है और मकर संक्रांति के मौके पर यहां महास्नान होगा। ऐसे में यहां के चर्चित वेणी माधव मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ अभी से लगनी शुरू हो गई है। आपको बता दें, इस मंदिर का माघ मेले से खास जुड़ाव है। वेणी माधव को नगर देवता का दर्जा हासिल है और उन्हें माघ मेले का रक्षक माना जाता है। क्या है मंदिर की महिमा और माघ मेले से जुड़ाव की कहानी, देखिए इस रिपोर्ट में। भगवान के सामने भक्ति में जब भाव अपने चरम पर पहुंच जाए तो सुध बुध खो जाना लाजमी है। ऐसा ही कुछ हुआ है इन भक्तों के साथ, जो भजन के आवेग में खुद को रोक न सके और लगे झूमने। तस्वीरें प्रयागराज के वेणी माधव मंदिर की है, जिन्हें नगर देवता का दर्जा हासिल है और इन्हें माघ मेले का रक्षक माना जाता है। इस मेले का इतिहास जितना भव्य है, उतना ही भव्य है यहाँ से जुड़ी परंपरा। असल में माघ मेले में लाखों कल्पवासी आते हैं, जो पूरे 1 महीने व्रत, नियम और संकल्प के साथ कल्पवास करते हैं। कहा जाता है कि इन कल्पवासियों को 1 महीने बाद जब उनके कल्पवास का वक्त पूरा होता है तो वेणी माधव का दर्शन करना होता है। बिना वेणी माधव दर्शन कल्पवास अधूरा माना जाता है, जिसका जिक्र तुलसीदास ने रामचरितमानस में भी किया है। तुलसीदास जी कहते हैं कि माघ में कि जब आप प्रयाग आए तो क्या करना चाहिए,
तो अगर आप माघ के महीने में प्रयाग आते हैं तो आपको त्रिवेणी में स्नान करना है, सादर मज्जई सकल त्रिवेणी, और उसके बाद माधव जी का पूजन करना है, तभी संपूर्ण पुण्य की प्राप्ति होगी। माघ मेले में देश भर से श्रद्धालु आते हैं। माघ मेले में शिरकत करने के साथ ही ये श्रद्धालु जहां जाते हैं भजन और सत्संग से पीछे नहीं रहते। वेणी माधव मंदिर में तंबूरा भजन करने वाला ये दल मध्य प्रदेश से ताल्लुक रखता है। हम लोग जो प्रोग्राम करते हैं इसे अपन तंबूरा भजन कहते हैं। ये बहुत पुराना राग है। ये भगवान की भक्ति में लीन हो जाता है आदमी इस भजन से। इस भजन में अपन हर चीज गा सकते हैं। भगवान का भजन है जो कबीर साहब का, और माधव जी सरकार का, और भी अपन जो भजन गाते हैं इसमें हर चीज मिलती है। मान्यता है कि सृष्टि का पहला यज्ञ प्रयागराज में ही किया गया, जिसमें सभी योनियां शामिल हुई। इन सभी की रक्षा के लिए ब्रह्मा जी ने विष्णु जी से प्रार्थना की, जिसके बाद विष्णु जी स्वयं माधव रूप में स्थापित हो गए। इसीलिए यहाँ 12 माधव है, जिनकी यात्रा साल में एक बार निकाली जाती है। और इसी परंपरा के तहत माघ मेले की शुरुआत में वेणी माधव को भ्रमण करवाया जाता है। माघ मेले में लोग मोक्ष की कामना के साथ त्रिवेणी में स्नान करते हैं। कल्पवासी जन्म मरण के चक्र से मुक्ति के लिए कल्पवास करते हैं, पर माघ मेले की रक्षा करते हैं स्वयं वेणी माधव, जो साल भर तो अपने स्थान पर विराजते हैं, लेकिन माघ मेले के दौरान मेला क्षेत्र का भ्रमण करते रहते हैं। भक्त और उनके आराध्य का ये अटूट संबंध सदियों से जारी है। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप दुबे के साथ शिल्पी सेन, प्रयागराज। और अब बात करते हैं शिरडी के साईं बाबा की। साईं में भक्तों की अपार श्रद्धा है। साईं के दरबार में माथा टेकने के लिए हर रोज भारी संख्या में भक्त शिरडी पहुंचे हैं। साईं अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं और साईं के भक्त भी दिल खोलकर दान करते हैं। और ऐसी खबरें तो हम लगातार आपको दिखाते ही रहते हैं कि किस तरीके से भक्त दिल खोलकर साईं के दरबार में दान कर रहे हैं। तो देश के सबसे अमीर मंदिरों में शुमार शिरडी के साईं मंदिर में एक चढ़ावा फिर से खूब चर्चा में है। यहां हैदराबाद के एक कारोबारी ने 1 करोड़ रुपए का दान दिया है, जिसे इस साल का सबसे बड़ा चढ़ावा बताया जा रहा है। आस्था और विश्वास से बड़ी पूंजी कोई नहीं। फिर ये जब अपने आराध्य के लिए हो तो फिर भौतिक दौलत का भला क्या मोल। अपने इसी सिद्धांत की बदौलत हैदराबाद के राजेश्वर, जो कि पेशे से एक बिजनेसमैन है, उन्होंने 1 करोड़ रुपए शिरडी में साईं बाबा ट्रस्ट को भेंट किए हैं। दान की इस रकम से राजेश्वर चाहते हैं कि जरूरतमंदों का इलाज किया जाए या दूसरी मेडिकल जरूरतों को पूरा किया जाए। राजेश्वर जैसे श्रद्धालुओं की वजह से शिरडी के साईं बाबा का यह मंदिर भारत के सबसे अमीर मंदिरों में शुमार किया जाता है। यहां हर साल करोड़ों रुपए का चढ़ावा चढ़ता रहा है। इस साल की शुरुआत में बाबा को 2 सोने के मुकुट के अलावा एक बेशकीमती पत्थरों का मुकुट चढ़ चुका है। जाहिर है ये बाबा के प्रति भक्तों की श्रद्धा है, और श्रद्धा भी कैसी है इसे समझिए। राजेश्वर कहते हैं कि उन्होंने सोना इसलिए नहीं चढ़ाया कि उसे जब कभी देखते तो उन्हें अहंकार आ सकता था, इसलिए उन्होंने डीडी बनवा कर दी है। हमारा गुरु और भगवान देने वाला उन्हों है, उनका पैसा उनको देने में कुछ दिक्कत नहीं है। मेरे लिए तो भगवान है, मेरे लिए तो गुरु है। मैं गुरु मानता हूँ बाबा को। बहुत बार, ये एक बार नहीं है, छोटा छोटा दिया हूँ। देने की कारण उनका है, उनका दे रहा हूँ। नए साल की शुरुआत के साथ ही बाबा को चढ़ावे की चर्चा शुरू हो गई है, लेकिन ट्रस्ट की माने तो ये साल शुरू होने के साथ ही अब तक का सबसे बड़ा चढ़ावा हो चुका है। हैदराबाद के साईं भक्त श्री राजेश्वर, जो साई कृपा वेंचर्स कंपनी जो है, उनके जो मालिक है, प्रोप्राइटर है, उन्होंने 25-25 लाख रुपए के 4 डीडी देकर, मतलब टोटल 1 करोड़ रुपए का दान बाबा के चरणों में अर्पण किया है। वो दिल से चाहते हैं कि वो जो दान दिया है वो
मेडिकल पर्पस के लिए उसका विनियोग हो। देश और दुनिया में करोड़ों ऐसे साईं भक्त हैं जो अपनी बेहतर जिंदगी को बाबा की कृपा मानते हैं और इस कृपा के बदले चढ़ावे के तौर पर अपनी श्रद्धा अर्पित करते हैं। शिरडी से नितिन मराड़े के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। लिए चलते हैं आपको हिमाचल प्रदेश, जहां वादियां स्नोफॉल से सैलानियों का स्वागत कर रही हैं। राज्य के ज्यादातर ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फ की सफेद चादर बिछ चुकी है। जी हाँ, देखिए, बर्फ से ढकी हिमाचल की सुंदर वादियां पर्यटकों को खूब भा रही हैं। भारी तादाद में सैलानी यहां पहुंच गए हैं। मनाली तो सबका फेवरेट हॉटस्पॉट बन गया है। यहां बर्फबारी में पर्यटक खूब मौज मस्ती कर रहे हैं। लाहौल स्पीति में भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं। देखिए। मनाली की मनमोहक वादियां इन दिनों सैलानियों से गुलजार हैं और इसकी वजह है ये बर्फीला सवा। ऐसा लगता है कुदरत ने प्रकृति के इस कैनवस पर दिलकश आकृतियां उकेरी हैं। बड़े करीने से इसे सजाया है और उसमें सफेद रंग भर दिए हैं। चारों तरफ बिछी बर्फ की सफेद चादर ने मनाली की खूबसूरती में चार चांद लगा दिए हैं। बर्फ से ढके पहाड़, पेड़ पौधे और आसमान से रूई के फाहों से गिरती बर्फ अलग ही एहसास बिखेर रही है। मानो कुदरत ने नजारे को सजाने में कोई कसर नहीं छोड़ी हो। मनाली के तमाम पर्यटन स्थलों में पर्यटक बर्फबारी में मस्ती करते नजर आए। मुंबई से आए सैलानियों को भी मानो मुंह मांगी मुराद पूरी हो गई। काफी अच्छा लग रहा है, बहुत प्यारा वेदर है, स्नोफॉल है, अच्छी खासी, गीला गीला हो रहा है, शूज एकदम गीले से हो गए, बट मजा आ रही है। पहले आ चुके हैं एक बार, लेकिन कभी स्नोफॉल में नहीं आया। कल आए, देखा बहुत सारी धूप निकली हुई थी, तो हम सब लोग को एक बार के लगा कि यार स्नोफॉल होगा कि नहीं होगा। सब लोग हर एक घंटे में अपना वेदर फोरकास्ट चेक कर रहे कि कब स्नो होगा कि निकल जाए। सुबह उठे यहाँ पर देखा तो कल जो 10 बजे हो रहा था और आज जो 10 बजे हो रहा था पूरा ही अलग था। ठंड तो बहुत है, नो डाउट, बट स्नोफॉल नहीं हो रही थी। बट यहाँ पे कोठी विलेज हमारा सडन प्लान बना सुबह आज की आएंगे 10 बजे, और यहाँ पे इतना सडन स्नोफॉल, आई थिंक इसी के लिए हम सब क्रेव करते हैं। मनाली में तापमान शून्य के करीब है, तो हिमाचल के तमाम ऊपरी इलाकों में पारा शून्य से नीचे चला गया है। नए साल की दूसरी बर्फबारी से हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों ने सफेदी ओढ़ ली है। लाहौल स्पीति में भी रुक रुक कर बर्फबारी जारी है। सड़कों पर बर्फ की चादर बिछ गई है। सड़कों पर बर्फ जमने से घाटी में वाहनों की आवाजाही ठप हो गई है। खुले आसमान के नीचे खड़ी गाड़ियों की छत बर्फ से ढक गई है। अटल टनल, रोहतांग दर्रे समेत सीवी रेंज की पहाड़ियां, बारालाचा, तंगलांगला, कुंजुम दर्रे में भी बर्फबारी जारी है। अटल टनल के पास अभी तक करीब 4 इंच ताजा बर्फबारी हुई है। मौसम विभाग ने आज भी लाहौल के तमाम इलाकों में भारी बर्फबारी की चेतावनी दी है। 3 दिन जो है मौसम अभी खराब रहने वाला है। जो चंबा, लाहौल स्पीति, किन्नौर और कुल्लू के ऊपर के एरिया है वहाँ पे मॉडरेट स्नोफॉल होने की संभावना है, और जो प्रदेश के बाकी एरियाज है वहाँ पे लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल या स्नोफॉल होने की संभावना है। मनाली में तो जमकर बर्फबारी हो रही है, लेकिन धर्मशाला और मैक्लोडगंज को भी हिमपात का इंतजार है। मौसम तो सर्द है, लेकिन बर्फ अब तक नदारद है। लोग घूम फिर रहे हैं, ठंडे मौसम का लुत्फ उठा रहे हैं, लेकिन टूरिज्म इंडस्ट्री से जुड़े लोगों के साथ साथ यहाँ पहुँच रहे सैलानी को भी बेसब्री से इंतजार है तो बस स्नोफॉल का। चाहते थे कि स्नोफॉल हो जाए, पर नहीं हुई। ऑल्दो यहाँ पे मौसम थोड़ा ठंडा है, पर वी आर एंजॉयिंग वेरी मच। स्नोफॉल की वेदर प्रेडिक्शन थी कि स्नोफॉल होगा, बट स्नोफॉल हुआ नहीं, थोड़ा डिलेड है, तो थोड़ा मायूसी है। मौसम विभाग की माने तो 18 जनवरी के करीब पश्चिम विक्षोभ आ सकता है, जिससे हिमाचल के पहाड़ों में बारिश और बर्फबारी का दौर जारी रहेगा। यानी हिल स्टेशन का लुत्फ उठाने आने वाले सैलानियों के लिए अभी मौसम मुफीद बना हुआ है। मनाली से मनविंदर अरोड़ा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। वैसे आपको बता दें कि बर्फबारी केवल हिमाचल में ही नहीं हो रही है, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में भी बर्फबारी हो रही है। उत्तराखंड के औली और उत्तरकाशी में हुई बर्फबारी ने सैलानियों का दिल खुश कर दिया है। और वहीं जमीन की जन्नत
जम्मू कश्मीर की खूबसूरती को बर्फबारी ने और बढ़ा दिया है। सड़कों पर बर्फ की मोटी चादर बिछ गई है। घरों की छतों और पेड़ों पर बर्फ ही बर्फ है और बर्फ हटाने का काम लगातार वैसे वहां पर चल भी रहा है ताकि लोगों को परेशानी ना हो। औली घूमने जाने वाले सैलानी जिस बर्फबारी का इंतजार पिछले साल से कर रहे थे, नए साल में उनकी मुराद पूरी हो गई। उत्तराखंड के इस पहाड़ी इलाके में जमकर बर्फबारी हुई। सड़क पर बर्फ, मकान की छत पर बर्फ, कार पर बर्फ, पेड़ पौधों टहनियों पर बर्फ। हर जगह मानो बर्फ ने डेरा डाल दिया हो। स्कीइंग के लिए मशहूर स्की रिजॉर्ट औली में बुधवार की सुबह से ही मौसम ने करवट बदल ली। देर रात बर्फबारी शुरू हुई। पूरी रात बर्फ गिरती रही और जमीन बर्फ से सराबोर होती रही। गुरुवार की सुबह औली में हर तरफ बर्फ की सफेद चादर बिछ गई। उत्तरकाशी में भी बर्फ का साम्राज्य नजर आ रहा है। बुधवार देर रात से गंगोत्री यमुनोत्री धाम में बर्फबारी शुरू हो गई और सुबह तक गंगोत्री मंदिर परिसर में करीब 3 इंच बर्फ पड़ चुकी है। औली ही नहीं, जम्मू कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में भी मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल चुका है। बुधवार से बर्फबारी का जो दौर शुरू हुआ वो आज भी जारी है। आसमान से गिर रही बर्फ ने पूरे इलाके को बर्फमय बना दिया है। जहां तक नजर जा रही है बर्फ ही बर्फ है। कश्मीर में स्नोफॉल से निपटने के लिए प्रशासन ने भी कमर कस ली है। कश्मीर का मैकेनिकल इंजीनियरिंग विभाग सड़कों से बर्फ हटाने के लिए उन्नत मशीनों का इस्तेमाल कर रहा है। हमने नई मशीन इस बार लाई है जिसका नाम है गुरु 715 है। ये नई मशीन आ गई है इस साल। 13 मशीनें हमारे डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर के लिए आ गई है। कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में हुई बर्फबारी के बाद श्रीनगर में घना कोहरा छा गया है। पारे में गिरावट के और बढ़ने की संभावना है। इसके साथ ही बर्फीले तूफानों की आशंका भी है, लिहाजा लोगों को सचेत किया जा रहा है। कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में बुधवार से हो रही जबरदस्त बर्फबारी के बाद मौसम का मिजाज पूरे कश्मीर में एक बार फिर बदल गया है। हालांकि आने वाले 24 घंटों के दौरान भी इसी तरह की बर्फबारी का अनुमान जताया जा रहा है। औली से कमल और उत्तरकाशी से ओमकार बहुगुणा के साथ श्रीनगर से अशरफ वानी, गुड न्यूज टुडे। और अब रुक करते हैं झारखंड के जमशेदपुर का, जहां एक गांव में 3 युवाओं ने कमाल कर दिया है। इन युवाओं ने नदी पर बांस का पुल खड़ा कर दिया है। अब इनके इस काम की चर्चा पूरे इलाके में हो रही है। और गांव के लोग लंबे समय से नदी पे पुल की मांग कर ही रहे थे, लेकिन अभी तक इस पर कोई काम हुआ नहीं था। ऐसे में लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। इन युवाओं ने लोगों की दिक्कत को देखते हुए इस काम का बीड़ा उठाया और उसे अंजाम तक पहुंचाया। ये वो पुलिया है जो 3 युवाओं की मेहनत से तैयार हुई है। लोगों की परेशानी को देख तीनों ने कुछ करने की ठानी और फिर हौसले और जज्बे के दम पर इस पुलिया को बना डाला। झारखंड के बहरागोड़ा प्रखंड के पाथरी पंचायत के मधुआ बेड़ा गांव में स्वर्ण रेखा मंदिर पर पुल नहीं होने से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। जनप्रतिनिधियों से पुल की गुहार लगाकर लोग थक चुके थे। ऐसे में गांव के 3 युवा आगे आए और फिर बांस और लकड़ी के पट्टों से अपने दम पर पुलिया बनाकर मिसाल कायम कर दी। ये देखिए, ये मधुवाड़ा गांव पाथरी पंचायत के अंतर्गत आता है।
इसमें मोधवाबड़ा का 3 युवा अपने धन मन और इच्छा के साथ, पूरी इच्छा लगन के साथ इस लकड़ी और बांस का पुलिया को इन लोग पूर्ण रूप दिया। नदी पर पुलिया नहीं होने से लोगों के पास लंबा रास्ता तय करने के अलावा कोई चारा नहीं था। अब इस पुलिया के बनने से स्कूली बच्चे भी काफी राहत महसूस कर रहे हैं। हम लोग का स्कूल जाने में सुविधा था, इसलिए पुल बन जाने के बाद हम लोग का दिन कर जाते थे। अब पुल बन जाने के बाद कुछ बात नहीं, अब पुल से पढ़ाते हैं। इस पुलिया के बनने से अब आसपास के कई गांव के लोगों को आवाजाही में सुविधा हो रही है, लेकिन यहाँ एक स्थायी पुल की जरूरत है ताकि इससे समस्या का स्थायी समाधान हो सके। जमशेदपुर से अनूप सिन्हा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आपको पश्चिम बंगाल के कृष्णा नगर में चाय की टपरी पर लिए चलते हैं। ये टपरी खास है क्योंकि यहाँ पर इस क्षेत्र में टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा का अलग अंदाज देखने को मिला। जी हाँ, दरअसल वो टपरी पर चाय बना रही हैं। चाय बनाते हुए उनका ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अब उनकी अदरक वाली ये सियासी चाय लोगों को कितनी भाई ये तो पता नहीं, लेकिन सांसद महोदया की इस चाय पर चकल्लस खूब हो रही है। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं टीएमसी सांसद हैं महुआ मोइत्रा। अक्सर अपने बयानों को लेकर काफी सुर्खियों में रहती है, लेकिन यहाँ पर वो अदरक वाली चाय बना रही हैं। और अब बात किंग साइज बर्गर की। होशियारपुर के बर्गर चाचू ने 40 किलो का बाहुबली बर्गर बना दिया। हर साल ये युवा शेफ अनूठे बर्गर्स बनाता है और इस बार उनका बर्गर स्वाद के दीवानों को खूब भा रहा है। और इसी हुनर की वजह से इस शख्स को बर्गर चाचू कहा जाता है। अब चाचू के इस बर्गर को कोई खा पाए या नहीं ये अलग बात है, लेकिन इस बर्गर की चर्चा चाय पर चर्चा में हो रही है। अगर आप भी बर्गर के दीवाने हैं तो ये तस्वीरें आपके लिए किसी ट्रीट से कम नहीं। ये होशियारपुर के बर्गर चाचू हैं और इस वक्त एक खास बर्गर बनाने में मशगूल हैं। इनका ये हुनर बता रहा है कि इन्हें बर्गर चाचू यूं ही नहीं कहा जाता। देखते ही देखते इन्होंने 40 किलो का बाहुबली बर्गर बना दिया है। ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ ਇਹ 40 kg ਪਲੱਸ ਗਿਆ। ਫੋਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਇੱਥੇ ਬਣਾਇਆ। 40 किलो के इस बाहुबली बर्गर में 12 किलो डबल रोटी का वेट है, करीब 6 से 7 किलो सब्जियां डाली गई हैं और इतना ही सॉस भी डाला गया है। इसके अलावा 1 किलो पनीर का भी इसमें इस्तेमाल किया गया है। अब तक बर्गर चाचू ऐसे 6 बर्गर बना चुके हैं और इनका 7वां शाहकार भी बर्गर के दीवानों को खूब भा रहा है। सुनील लाखा, होशियारपुर, गुड न्यूज टुडे। अच्छी खबरें दिखाते हुए चाय पर चर्चा का ये सफर अपने आखिरी पड़ाव पर आ गया है। जी हाँ, देखिए आखिरी पड़ाव बोले तो अब हमें कहना होगा गुड बाय। कल फिर मुलाकात के वादे के साथ। जी हाँ, कल मतलब नया दिन, नई खबरें, नया जोश, चर्चा भी नहीं लेकिन चाय वही। जी हाँ, हमारा और आपका साथ और खबरों वाला ये रिश्ता अटूट है। कल इस रिश्ते की डोर को और मजबूत करेंगे। बिल्कुल, फिलहाल इजाजत। अब लिखा तो ये है कि लोहड़ी और मकर संक्रांति की एडवांस में बधाइयां दे दो, लेकिन एडवांस में वो लोग देते हैं जो कल आने का वायदा नहीं करते। हम प्रॉमिस भी करते हैं और आते भी हैं, तो बधाइयां कल ही होंगी। 4 बजे मिलते हैं चाय पर चर्चा में।